हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी ऑप्शनल पर। बीपीएससी में ज्योग्राफी ऑप्शनल के सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसकी बात करेंगे। साथ ही पूरे सिलेबस को देखेंगे कि कौन कौन से सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक है। तो बात करते हैं पहले कि ज्योग्राफी का पेपर के बारे में कि होता कैसे एग्जाम है। तो दोस्तों 60-62 से जो परिवर्तन किया गया है बीपीएससी में, उसके बाद ऑप्शनल पेपर को लेकर अब क्या होता है कि पहले 2 पेपर होता था, अब एक ही पेपर के अंतर्गत दोनों पेपर को समाहित कर दिया गया है। तो इसके अंतर्गत देखते हैं कि हुआ क्या था। तो 60-62 से पहले क्या था, 2 पेपर, पेपर 1 और पेपर 2, तो अलग अलग पेपर आयोजित किए जाते थे 2 पालियों में। अब 60-62 में क्या किया गया है कि दोनों पेपर को मर्ज करके पेपर 1 ही निकाला गया है और इसमें 2 खंड कर दिया गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। दोनों से आपको 3-3 प्रश्न करने होते हैं, मतलब टोटल 6 क्वेश्चन करना है। तो ये सिलेबस है। अब पेपर 1 के अंतर्गत क्या और पेपर 2 के अंतर्गत क्या क्या है, इसकी जरा बात कर ले। तो पेपर 1 में खासतौर पे खंड जो सेक्शन ए है उसके अंतर्गत देखा जाए तो पहला है भूगोल का सिद्धांत। खंड ए सेक्शन ए में है आपका भूगोल का सिद्धांत, और इसके अंतर्गत 2 सब सेक्शन है, प्राकृतिक भूगोल और मानव तथा आर्थिक भूगोल। प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, मृदा एवं वनस्पति, समुद्र विज्ञान और पारिस्थितिकी, ये 5 मेजर टॉपिक हैं। इसके अंतर्गत कई सारे छोटे छोटे टॉपिक भी हैं, इनकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो मेजर 5 टॉपिक है पढ़ना। इसके अलावा है मानव तथा आर्थिक भूगोल, इसके अंतर्गत भी 5 टॉपिक है। भौतिक चिंतन का विकास, फिर है मानव भूगोल, बस्ती भूगोल, राजनीतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल, ये 5 टॉपिक है। इनके अंतर्गत भी कई सारे सब टॉपिक हैं, उनकी भी चर्चा हम भी करेंगे। इसके बाद है कि सेक्शन 2 जो है आपका, इसमें भी 2 खंड हैं। पहला है भारत का भूगोल और दूसरा है बिहार का भूगोल। भारत के भूगोल के अंतर्गत जो टॉपिक मेन टॉपिक है वह है आपका प्राकृतिक भूगोल, मानवीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, संसाधन, कृषि, उद्योग, परिवहन और व्यापार, बस्तियां, क्षेत्रीय विकास एवं आयोजन। इसी प्रकार बिहार में कई सारे टॉपिक हैं, इसकी चर्चा हम आगे करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम एक एक करके आएंगे कि भू आकृतिक विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, जलवायु विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो पहले आते हैं भू आकृतिक विज्ञान के अंदर कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो भू आकृतिक विज्ञान, जिसे जियोमॉर्फोलॉजी भी कहा गया है, इसके अंतर्गत मेजर 5 टॉपिक है। ठीक है, भूपटल का उद्गम और विकास, भू संचलन तथा प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जलवायु क्रिया, जलवायुमुखी द्वारा ज्वालामुखी एक तो क्षेत्र पढ़ना होगा। साथ ही साथ इसके द्वारा उत्पत्ति के बाद कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, किस पर कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, ये सभी चीज यहाँ पर हम लोग जानेंगे। फिर इसके बाद है अपर्दन चक्र, डेविस और पेन, ये आपका दोस्तों VVI है, मतलब ये क्वेश्चन हर बार रहना लाजमी है, जरूरी है कि यहाँ से रहना ही रहना है। अब इसमें 2-3 या तो आपका डेविस और पेन का तुलनात्मक एक साथ पूछ दे, या केवल डेविस का पूछे या केवल पेन का पूछे। तो ये 3 प्रकार के प्रश्न मोटे तौर पे बनते हैं, जिससे एक प्रश्न रहना ही रहना है। इसके बाद है नदी, हिमनद, शुष्क, पवन वगैरह क्षेत्रों में काष्ठ भू आकृतियां। तो ये सब भू आकृति कैसे कैसे बनती है, किन किन स्रोतों से, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद बहुचक्रीय भू आकृति है, इसे भी हम लोग देखेंगे। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो भू आकृतिक विज्ञान के अंतर्गत आपके 6 टॉपिक हैं जिसे पढ़ना है। अब इसके बाद बात करते हैं जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी के बारे में। जलवायु विज्ञान के अंतर्गत भी मोटे तौर पर 5 टॉपिक है। पहला है आपका वायुमंडल, इसकी संरचना और संयोजन इनकी चीजों से हुआ है, ये है। दूसरा है वायु राशियां, तीसरा है वातावरण एवं चक्रवात, चक्रवात में दोनों, शीत चक्रवात और उष्ण चक्रवात जो भी है। फिर संबंधित परिघटनाएं, कौन कौन सी चीजें घटित होती है। फिर जलवायु वर्गीकरण, ये भी फिर VVI है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन हर बार रहता है जलवायु वर्गीकरण के बारे में, कभी कोपेन देगा
कभी थार्न प्लेट के बारे में पूछेगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक हमेशा पूछता है, तो इसलिए ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद है भूतल जल तथा जल वैज्ञानिक चक्र। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कवर करना जरूरी है, कब क्या पूछ दे। इसके बाद आते हैं ओशनोग्राफी में कि महासागरीय तल एवं उच्चावच, सागर के अंतर्गत, समुद्र के अंतर्गत कौन कौन से स्थलाकृति बन का निर्माण किया जाता है, कैसे बनती है, ये सब चीजों के बारे में यहाँ पर टोटल पढ़ेंगे। फिर है भारतीय महासागरीय तल का उच्चावच, मतलब स्पेसिफिक भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के आसपास जो क्षेत्र है वहां पर कौन कौन से उच्चावच पाए जाते हैं। फिर तीसरा है लवणता, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा धाराएं और ज्वार, समुद्री निक्षेप तथा मूंगा चट्टान, तो ये भी 5 टॉपिक है आपका ओशनोग्राफी से। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक आएंगे मृदा तथा वनस्पति के अंतर्गत, तो मृदा की उत्पत्ति कैसे, वर्गीकरण और वितरण कहाँ है, ये देखेंगे। फिर सवाना तथा मानसूनी जन जीवों के बारे में वास्तविक पहलू जो इंपॉर्टेंट है, 2 है और हमेशा नहीं पूछता, कभी कभी अल्टरनेट भी पूछ सकता है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लेकिन चूंकि देखना है सिलेबस में तो इसे पढ़ना है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे पारिस्थितिकी इकोसिस्टम के बारे में, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना के बारे में, पारिस्थितिकी तंत्र एवं मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ा, और विश्व का पारिस्थितिकी असंतुलन कैसे कैसे है। तो ये सब 3 टॉपिक है आपका पारिस्थितिकी तंत्र में, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी देखना जरूरी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये तो आपका हो गया पूरा का पूरा खंड 1 सेक्शन ए का बारे में। अब इसके सेक्शन ए में ही दूसरा जो पहलू है मानव तथा आर्थिक भूगोल, इसके अंतर्गत अगर बात करें, पहला है भौगोलिक चिंतन का विकास। इसमें जो पढ़ना है पहला है, इसमें यूरोपीय तथा ब्रिटिश भूगोलविदों का योगदान क्या क्या रहा वो, फिर नियतिवाद क्या है, संभववाद क्या है, इसके बारे में। तीसरा है द्वैतवाद भूगोल में, मतात्मक और व्यवहारात्मक राजनीतियां कैसे कैसे हुई है। तो ये सब 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है भौगोलिक चिंतन का विकास में, तो ये पढ़ना है। फिर इसी में आपका दूसरा आ जाता है मानव भूगोल के बारे में, ठीक है। मानव भूगोल, मानव भूगोल के बारे में जनरली जो देखा जाए, तो इसमें पहला है मानव तथा मानव प्रजातियों का आविर्भाव कैसे हुआ पृथ्वी पर, इसके बारे में। फिर मानव का सांस्कृतिक विकास कैसे हुआ, विश्व के प्रमुख सांस्कृतिक परिमंडल कौन कौन से हैं, फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रयोजन प्लान वगैरह जो हुआ वो क्या है, विश्व की जनसंख्या का वितरण और वृद्धि कैसे कैसे है, जनसंख्या संक्रमण, जनसांख्यिकी संक्रमण तथा विश्व जनसंख्या की समस्याएं क्या क्या है। ये भी लगभग यहाँ से क्वेश्चन हमेशा रहता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे देखना है। इसके अलावा फिर हम लोग बात करेंगे बस्ती भूगोल के बारे में, तो ग्रामीण तथा नगरीय बस्तियों की परिकल्पना, नगरीकरण का उद्भव, ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप कौन कौन से हैं, नगरीय के अंतर्गत वर्गीकरण और प्रभाव क्षेत्र, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये नगरीय के अंतर्गत देखना है। फिर ग्रामीण नगरीय सीमांत नगरों की आंतरिक संरचना कैसी होती है, किन किन तरीकों से होती है, ये देखना होता है। फिर है विश्व की नगरीय वृद्धि की समस्याएं, अगर नगरीय वृद्धि होती है तो उसमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये पूरा का पूरा टॉपिक है आपका बस्ती भूगोल के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट बात करें तो राजनीतिक भूगोल, राष्ट्र और राज्य की संकल्पना क्या है, ये सीमाएं तथा बफर का क्षेत्र, बफर स्टेट के बारे में वो है थोड़ा पढ़ना। फिर केंद्र स्थल तथा उपांत स्थल की संकल्पना, इसके बारे में देखना होगा। और लास्ट है संघवाद। 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक तो आर्थिक भूगोल है, और आर्थिक भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, तो विश्व का आर्थिक विकास, मापन और समस्याएं, संसाधन की संकल्पना, विश्व संसाधन, इसके अंतर्गत वितरण और समस्याएं क्या क्या है, ये दोनों देखना है। विश्व ऊर्जा संकट, फिर है अभिवृद्धि की समस्याएं कौन कौन सा है, विश्व की कृषि प्रारूप विज्ञान तथा विश्व के क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में कौन कौन से हैं। फिर है कृषि अवस्थिति का सिद्धांत, विश्व उद्योग की अवस्थिति सिद्धांत तथा विश्व औद्योगिक नमूने तथा समस्याएं क्या क्या है, विश्व व्यापार सिद्धांत और विश्व के प्रतिरूप। तो ये आपका टोटल हो गया सेक्शन ए से, और यहाँ से आपको 3 प्रश्न करने होंगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है फिर सेक्शन बी की तरफ, जो भारत का भूगोल है। भारत के भूगोल में पहला जो खंड है वो है आपका प्राकृतिक पहलू। प्राकृतिक पहलू के अंतर्गत
भूवैज्ञानिक इतिहास, भू प्राकृतिक विज्ञान और अपवाह तंत्र, भारतीय मानसून का उद्भव और क्रियाविधि, मृदा और वनस्पति। 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ने हैं प्राकृतिक पहलू में, भारत के प्राकृतिक पहलू। उसके बाद हम बात करते हैं तो भारत के भूगोल के अंतर्गत ही मानवीय पहलू है, और मानवीय पहलू के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र तथा उसकी समस्याएं, जनसंख्या वितरण, संघनता और वृद्धि, फिर इसके बाद जनसंख्या की समस्या और नीतियां। ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको मानवीय पहलू में पढ़ना है। उसके बाद में फिर राजनीतिक पहलू है, भारत की राजनीतिक समस्याएं क्या है, राज्य का पुनर्गठन के बारे में, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंध मामले कौन कौन से, भारत तथा हिंद महासागर की भू राजनीति, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। खासतौर पर देखते हैं ये IR का सेक्टर का दोनों का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लोग देखेंगे आगे चल के। फिर नेक्स्ट संसाधन, रिसोर्सेज, कौन कौन सी चीजें, तो भूमि है, खनिज है और जल है, जीव तथा समुद्री साधनों का संरक्षण किस प्रकार करना है, उपयोग क्या है, फिर पर्यावरण, पारिस्थितिकी समस्याएं और उनका समाधान कैसे होगा। तो ये टोटल आपको 3 टॉपिक संसाधन, रिसोर्सेज के अंतर्गत पढ़ना है। फिर कृषि के बारे में बात करें तो कृषि के अंतर्गत सिंचाई, फसलों की गहनता, फसलों का संयोजन, हरित क्रांति 1 और 2 दोनों पढ़ना है। फिर भूमि उपयोग संबंधी नीति कौन कौन सी बनाई हुई है, वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इसके अंतर्गत पशुपालन, सामाजिक वानिकी और घरेलू उद्योग, तीनों ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पढ़ना है। इसके अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक है उद्योग में है, उद्योग में औद्योगिक विकास का इतिहास, फिर इसके बाद स्थानीयकरण के कारक उद्योगों के विकास के लिए मुख्य रूप से जैसे खनिज आधारित, कृषि आधारित और वन आधारित, ये 3 उद्योगों के क्षेत्र में अध्ययन करना है। स्थानीय कारक किस प्रकार जिम्मेदार होते हैं और क्या क्या भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा औद्योगिक नीति, औद्योगिक संकुल है और औद्योगिक क्षेत्रीकरण, ये सब टॉपिक उद्योग के अंतर्गत देखेंगे। और कई सारे GS में बहुत सारे देख रहे होंगे टॉपिक आपको बहुत मदद करने वाला है। तो ज्योग्राफी एक बेहतर सब्जेक्ट माना जाता है, खासतौर पर GS के पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके बाद दोस्तों हम परिवहन और व्यापार, इसमें सड़क, रेल मार्ग तथा जलमार्गों की समस्या का अध्ययन करना है, क्या क्या समस्याएं हैं, कैसे कैसे नया विकास किया जा रहा है, ये सब है। फिर अंतर क्षेत्रीय व्यापार तथा गांव के बाजार केंद्रों की भूमिका, व्यापार परिवहन के अंतर्गत 2 टॉपिक है, इन दोनों टॉपिक को भी कवर करना है और कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है, बहुत आराम से कर ले सकते हैं। फिर है बस्तियां के बारे में, ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा भारत में नगरीय विकास तथा उनकी समस्याएं क्या क्या है, भारतीय नगरों की आर्थिक संरचना कैसी है, नगर आयोजन तथा गंदी बस्तियों के बारे में पढ़ना है, और नगरीय आवास, राष्ट्रीय नगरीकरण नीति, ये आपका 6 टॉपिक है मुख्य रूप से जो आपको बस्तियों के अंदर पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें नेक्स्ट तो क्षेत्रीय विकास तथा आयोजन की, खासतौर पर इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण खंड में भी इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि भारत के पंचवर्षीय योजना क्या है, कैसे इम्प्लीमेंट किया गया, क्या क्या फायदे हुए, क्या क्या समस्याएं, चुनौतियां क्या रही, ये सब चीजें। फिर बहुस्तरीय आयोजन, इसमें 3 स्तर का, राज्य स्तर, जिला स्तर और खंड स्तर पर करना है। फिर भारत के विकास के संबंध में क्षेत्रीय असमानताएं क्या है, कैसे दूर की जा सकती है, इसमें सतत विकास, समावेशी विकास सभी को शामिल करते हुए पढ़ना है। तो ये पूरा भारत का रहा। अब हम दोस्तों लास्ट टॉपिक जो है बिहार का भूगोल, इस पर चर्चा करते हैं कि बिहार के भूगोल में क्या क्या पढ़ना है। तो पहला प्राकृतिक विभाग, बिहार के कौन कौन से प्राकृतिक विभाग है उसकी चर्चा करेंगे। फिर बिहार की मिट्टियों की चर्चा करेंगे, बिहार में पाए जाने वाले वन की बात करेंगे, जलवायु की बात करेंगे, कृषि का प्रतिरूप कौन कौन सा है बिहार में इसकी बात करेंगे। फिर सूखा और बाढ़ जो सबसे बड़ी आपदा है बिहार के लिए, तो इन क्षेत्रों की समस्याएं और समाधान क्या निकाला जा सकता है इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर बिहार में खासतौर पर कौन कौन से उद्योग, 3 उद्योग महत्वपूर्ण रूप से, जैसे लौह इस्पात, एल्युमिनियम, सीमेंट, चीनी, ये 4 इंपॉर्टेंट उद्योग हैं जिसको हम लोग देखेंगे। फिर है प्रमुख औद्योगिक प्रदेश बिहार में कौन कौन से हैं, बिहार की जनसंख्या की समस्या क्या क्या है और जनजातियों की समस्याएं, उसका समाधान कैसे होगा, और बिहार में नवीनीकरण का प्रतिरूप। तो ये मोटे तौर पर देखते हैं कि इतने टॉपिक हैं जो आपके ज्योग्राफी में बनता है, और इसे प्रत्येक सेगमेंट से हम लोग देखेंगे। आगे चल के क्वेश्चन भी देखेंगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कहा तो जाता है कि बहुत कम पढ़ना है, लेकिन ऐसे बात नहीं है। अब जो क्वेश्चन जो हुआ है खासतौर पर 86वीं में, तो देखा गया है कि इसमें अब 2 खंड आने लगा है। जैसे पहले था कि अगर क्वेश्चन एक है तो बस आपका
एक क्वेश्चन करना। अब लेकिन इसमें देखा जा रहा है कि क्वेश्चन ए और बी दो खंड में तोड़कर पूछा जा रहा है। तो अब होगा क्या इससे कि आपका जो सब्जेक्ट है उसके जो टॉपिक हैं, अब छोटे छोटे टॉपिक से भी प्रश्न बनने आरंभ हो जाएंगे। जब दो खंड करना है तो टॉपिक ज़्यादा कवर होगा, तो इस ऐसे में जरूरी है कि आप पूरे सेगमेंट को देख के चलें, तैयारी करें, ठीक है, ताकि अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। तो ये मोटी चीज़ें हैं, मोटी मोटी बातें हैं सिलेबस के बारे में। मेन फिर इसके बारे में हम बात करेंगे कि प्रत्येक का स्केचिंग डायग्राम के माध्यम से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो किस प्रकार आप बेहतर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है, फिर हम लोग मिलेंगे जल्द ही ज्योग्राफी ऑप्शन के बारे में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।